हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 किनशिप कास्ट एंड क्लास अर्ली सोसाइटीज़ के बारे में। तो ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है। इसमें हम देखेंगे कि सोसाइटी में क्या क्या डिफरेंसेस थे, कैसे वर्ण सिस्टम के तौर पर सोसाइटी को बांट दिया गया था अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग कैटेगरीज में, उसके बारे में ही हम देखेंगे। तो कास्ट क्या है? कास्ट है सेट ऑफ हिरार्चिकल ऑर्डर सोशल कैटेगरीज। सोसाइटी को कुछ कैटेगरीज में बांट दिया गया है और ये जो रूल्स है ये किसने बांटा है? ब्राह्मण्स ने बांटा है। कैसे हमें पता? धर्मशास्त्र, धर्म सूत्रास, इनमें ये रूल्स लिखे हुए हैं कि कैसे सोसाइटी को वर्ण में बांट दिया है। कितने वर्णों में बांटा है? 4 वर्णों में बांटा है। सबसे ऊपर रखा है ब्राह्मण को, फिर रखा है क्षत्रिय को, फिर रखा गया है वैश्य को और सबसे अंत में, सबसे लास्ट में शूद्र को रखा गया है। और ये तक कह दिया गया है कि ये डिवाइनली ऑर्डेन है, इसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी है, हर किसी को ये रूल को मानना ही पड़ेगा, नहीं मानने का सवाल ही नहीं उठता। और ये तक बताया गया है कि ये जो रूल्स हैं, ये जो स्टेटस है सोसाइटी में एक इंसान का, कैसे डिटरमाइन कर दिया जाएगा? बाय बर्थ ही डिटरमाइन कर दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई क्षत्रिय में कैटेगरी में किसी बच्चे का जन्म होता है, उसके घर वाले क्या है? क्षत्रिय हैं, तो वो बच्चा भी क्षत्रिय हो जाएगा। और अगर कोई शूद्र के यहाँ जन्म लेता है तो बच्चा भी जन्म से ही शूद्र हो जाएगा। ऐसे डिफाइन कर दिया गया था इस पोजीशन, इस स्टेटस को बाय बर्थ, ऐसा ब्राह्मण्स कहते थे। अब क्या था कि सिर्फ कैटेगरी में ही सोसाइटी को नहीं बांटा गया था, बल्कि कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनके ऑक्यूपेशंस तक को बांट दिया गया था कि कौन क्या काम करेगा। ये भी अब कैटेगरी ही डिसाइड करेगी। जैसे ब्राह्मण से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो क्या करेंगे? वो पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। क्या? वेदास। वो वेद खुद भी पढ़ेंगे, दूसरों को भी पढ़ाएंगे। वो खुद भी यज्ञ करेंगे, दूसरों के लिए भी यज्ञ करवाएंगे। और वो क्या करेंगे? गिफ्ट लेंगे भी और गिफ्ट देंगे भी। वहीं पर क्षत्रिय के लिए माना जाता था कि क्षत्रिय युद्ध लड़ेंगे, लोगों को, अपने लोगों को सुरक्षा देंगे, उनकी रक्षा करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन में क्षत्रियों को माना जाता था कि अपने राज्य में क्या चल रहा है ये उनको देखना होगा। वो राजा होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे। और वो क्या करेंगे कि वो जस्टिस देंगे, लोगों को न्याय देंगे। ये न्याय देना लोगों को भी क्षत्रिय का काम ही था। और ये लोग क्या करेंगे? गिफ्ट्स देंगे। ये बताया जा रहा है कि इनका क्षत्रिय का काम था। वैश्य का काम था कि ये वेद पढ़ेंगे और क्या करेंगे? सेक्रीफाइसेस जो है वो परफॉर्म करेंगे। ये लोग गिफ्ट्स भी देंगे और एग्रीकल्चर करेंगे। पेस्टोलिज्म यानी चरवाहे बन सकते हैं, ट्रेड यानी कि व्यापारी भी बन सकते हैं, एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी कर सकते हैं, ये भी पढ़ेंगे वेदा। और साथ में क्या करेंगे? ये भी यज्ञ करवाएंगे। देखो, यज्ञ करने के लिए ज़रूरत पड़ती है ब्राह्मण्स की, तो ब्राह्मण्स की मदद से ये लोग भी यज्ञ कर सकते हैं और ये लोग भी किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। और ये जो 3 है, ये 3 चीज़ें क्षत्रिय भी करेंगे और कौन करेगा? वैश्य भी करेंगे। लेकिन जो आखिरी कैटेगरी है शूद्र की, उनका सिर्फ एक ही काम है, उनको और कोई काम नहीं दिया गया, उनको कोई ऑक्यूपेशन नहीं था, उनको सिर्फ एक ही काम था। वो काम क्या था कि ऊपर के जो 3 वर्ण है, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, इनको सर्व करने का, इनको सर्व करना है और कोई काम नहीं करना है। अब ये जो वर्ण सिस्टम इन्होंने बनाया, ये सोसाइटी में भी लागू हो, इसके लिए इन्होंने कुछ स्ट्रैटेजीज अपनाई। किसने? ब्राह्मण्स ने। ब्राह्मण ने क्या कहा? सबसे पहले तो उन्होंने यही डिक्लेयर कर दिया कि ये जो सिस्टम वो बता रहे हैं, इसकी ये डिवाइन ऑरिजिन का है, इसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी है, हर किसी को ये रूल मानना ही पड़ेगा। दूसरा इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि इन्होंने अपने राजा को ये एडवाइस दी कि आपको अपने एरिया में ये रूल को मनवाना पड़ेगा। आप हमें ये इंश्योर करो कि आपका जो एरिया है उसमें हर कोई वर्ण सिस्टम को मानेगा, उसी अकॉर्डिंग काम करेगा। और तीसरी स्ट्रैटेजी इन्होंने अपनाई क्या? कि इन्होंने पहले ही कह दिया कि जो जिस भी कैटेगरी का है, जो वर्ण का है, वो कैसे पता लगाएंगे? उसके जन्म से ही पता लगा लेंगे। अगर कोई शूद्र के घर जन्मा होगा तो शूद्र हो जाएगा, ब्राह्मण के घर जन्मा होगा तो ब्राह्मण हो जाएगा। बाय बर्थ ही उस इंसान का स्टेटस पता लगा लिया जाएगा।
और जब कई बारी देखा जाता था कि इन 3 स्ट्रैटेजी से भी कई बार वर्ण सिस्टम अगर नहीं फॉलो कराया जाता था या कुछ लोग इसको मानने से इनकार कर देते थे, तो क्या करते थे ब्राह्मण्स, कुछ कुछ कहानियाँ लिखते थे, कुछ कुछ टेक्स्ट लिखते थे और उसमें क्या दिखाते थे कि वर्ण सिस्टम उस कहानियों में चल रहा है, तो उस थ्रू भी लोगों के दिमाग पर एक छाप छोड़ना चाहते थे कि वर्ण सिस्टम सही है और ये बिल्कुल फॉलो होना चाहिए सोसाइटी में। अब अगर हम रूल्स को देखें, ब्राह्मण ने जो रूल बनाए उनको देखें, तो ऐसा लगता है कि क्षत्रिय ही राजा होना चाहिए क्योंकि उस रूल्स में तो यही लिखा गया है। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं था। हमने बहुत सारे ऐसे राजा देखे हैं, बहुत सारे राजाओं के ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जो कि थे ही नहीं क्षत्रिय, लेकिन फिर भी राजा बन गए, फिर भी उनकी डायनेस्टी चली, उनका बड़ा सा अंपायर था। और ऐसे कौन थे? ऐसे थे मौर्यास। देखो, बुद्धिस्ट टेक्स्ट तो कहते हैं कि मौर्यास जो है वो अपर वर्णा सिस्टम में थे, यानी कि अपर कास्ट के थे। लेकिन वहीं पर ब्राह्मण्स के खुद के टेक्स्ट ये कहते हैं कि मौर्यास तो लो ओरिजिन के थे। जब वो लो ओरिजिन के थे तो ये लिखा किसने? ब्राह्मण्स ने ही लिखा। और फिर ब्राह्मण ही ये बात लिखते हैं कि क्षत्रिय राजा होना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल तो मौर्यास का है, दूसरा एग्जाम्पल किसका है? सुंगास और कानवास का है। देखो, जब मौर्य पीरियड खत्म हुआ तो उसके बाद सुंगास आए और सुंगास के बाद में कौन आए? कानवास आए। और ये जो सुंगास और कानवास थे, ये कौन थे? ये लोग ब्राह्मण थे, लेकिन फिर भी ये लोग राजा बन गए। अब खुद ब्राह्मण के टेक्स्ट कहते हैं कि क्षत्रिय राजा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ब्राह्मण खुद राजा बने हुए हैं। तो ये एग्जाम्पल है, ये हमें बताया जा रहा है कि जो रूल्स लिखे हुए थे ज़रूरी नहीं है कि रियलिटी में भी वो सारी चीज़ें फॉलो की जाती हो, बल्कि रियलिटी क्या थी? रियलिटी ये थी कि कोई भी इंसान जो कि अपना सपोर्ट जिता सकता है, लोग उसके समर्थन में है और उसके अंदर कैपेबिलिटी भी है कि वो राज्य कर सकता है, तो वो राजा बन जाता था। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप कौन से ओरिजिन के साथ होने चाहिए, आप ब्राह्मण होने चाहिए या क्षत्रिय होने चाहिए, ऐसा कोई रूल वहाँ पे फॉलो होता दिखता नहीं है जब हम एविडेंसेस को देखते हैं। फिर हमें और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे साकास के बारे में हमको बताया गया है कि सेंट्रल एशिया से आते हैं। इनको क्या कहते थे ब्राह्मण्स? इनको मलेच्छास कहते थे कि ये तो आउटसाइडर है। और इन्हीं का एक एग्जाम्पल दिया है कि शाका रूलर में एक रूलर था जिसका नाम था रुद्रदमन। उसने क्या किया? रुद्रदमन ने एक सुदर्शन लेक को रिबिल्ड कराया, उसे फिर से बनवाया। और ये हमें कहाँ से पता चलता है? एक इंस्क्रिप्शन मिला था हमको संस्कृत में लिखा हुआ, उससे हमें ये पता चलता है। तो इससे पता चलता है कि जिनको मलेच्छास कहा गया है, यहाँ तक कि शाका रूलर जिनको मलेच्छास कहा जा रहा था, वो लोग भी किससे अवेयर थे? सांस्कृतिक ट्रेडिशन से अवेयर थे। हमारे यहाँ क्या ट्रेडिशन है उससे अवेयर थे और उसके अकॉर्डिंग वो भी काम करते थे। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। और तीसरा एग्जाम्पल है सत्यवाना डायनेस्टी का। इसमें एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था गौतमी पुता श्री सतकानी। अब ये क्या थे? ये ब्राह्मण थे। ये कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ और फिर ये क्या कहते हैं कि मैं डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रिय भी हूँ, यानी कि क्षत्रियों के गर्व के, क्षत्रियों के सम्मान के, उनके गर्व के ये क्या है? डिस्ट्रॉयर है, उसको एकदम तहस नहस कर देने वाले भी है। तो अब क्या है? ब्राह्मण खुद कहते हैं कि राजा कौन हो? क्षत्रिय हो। और यहाँ पे ये राजा क्या कह रहे हैं कि मैं राजा हूँ लेकिन मैं ब्राह्मण हूँ और साथ ही साथ मैं क्षत्रियों के गर्व को डिस्ट्रॉय करने वाला भी हूँ। तो यहाँ पे क्या कॉन्ट्राडिक्ट दिख रहा है दोनों बातों में? जो रूल्स हमें बताए गए कि क्या लिखे गए हैं और क्या रूल्स प्रैक्टिस हो रहे थे, उनमें बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर था। और ऐसे ही हमें बताया गया है कि सत्यवाहना डायनेस्टी में जब ये राजा थे गौतमी पुता श्री सतकानी, तो इन्होंने क्या कहा था कि कोई भी इंटर मैरिज नहीं होगी। जो इंसान जिस वर्ण से है वो उसी वर्ण में शादी करेगा। कोई शूद्र है तो शूद्र में ही शादी करेगा, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में ही शादी करेगा, और किसी वर्ण में शादी नहीं हो सकती। शूद्र ब्राह्मण से या क्षत्रिय से या कोई भी और वर्ण से शादी नहीं कर सकता। और ऐसे ही ब्राह्मण किसी शूद्र क्षत्रिय या इन सबसे शादी नहीं कर सकते। अपने ही वर्ण अपने ही कैटेगरी में शादी करनी होगी। लेकिन क्या हुआ? खुद ये जो खुद को ब्राह्मण कह रहे थे, इन्होंने खुद ने शादी की। किससे की? शाका रूलर रुद्रदमन के किड में इन्होंने खुद ने शादी कर ली, जिनको ब्राह्मण ही मलेच्छास कहा जाते थे, कहते थे। तो इन्होंने खुद इंश्योर किया कि इंटर मैरिज ना हो और ये फिर इन्होंने ही खुद इंटर मैरिज कर ली।
और फिर यहाँ पे बताया गया है कि ब्राह्मण्स क्या कहते थे कि एंडोगैमी अच्छी नहीं है, एक्सोगैमी अच्छी है। अपने डॉटर की जो शादी है या किसी की भी शादी है वो एक्सोगैमी होनी चाहिए, यानी कि आउटसाइड द किन, आउटसाइड द फैमिली होनी चाहिए, अपने ही परिवार में नहीं होनी चाहिए। लेकिन गौतमीपुत्र श्री शतकानी ने क्या किया, इन्होंने कहाँ पे शादी की, इन्होंने देखा हमने कि इन्होंने बहुत ज़्यादा जगह पर एंडोगैमी की है, यानी कि बहुत जगह पर अपने ही फैमिली में शादी कर ली गई है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखने को मिलते हैं। तो इन सब एग्जाम्पल्स के थ्रू बस हमें यही बताया जा रहा है कि जो रूल्स लिखे गए और जो एक्चुअल में प्रैक्टिस किए जा रहे थे उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस था। इसलिए जो कुछ लिखा गया है रूल, उसको बस एकदम फेस वैल्यू पे नहीं ले लेना है, उसे एनालाइज करके देखना है कि जो रूल लिखे गए हैं एक्चुअल में वो प्रैक्टिस किए भी जाते थे या उनसे अलग ही सोशल सिचुएशन चल रही थी। अब देखते हैं जातीज के बारे में। तो जो ये वर्ण और जाति में क्या अलग है, क्या डिफरेंस है, तो देखो जाति में ना नंबर सीमित नहीं होते, कितनी भी जातियां हो सकती है, लेकिन वर्ण क्या होंगे, वर्ण हमेशा 4 होंगे। और जाति भी कैसे डिसाइड होती थी, कैसे ये जाति शब्द आया, तो क्या हुआ, ब्राह्मण्स ना बहुत सारे नए नए ग्रुप्स को एनकाउंटर करते थे, यानी कि बहुत नए नए ग्रुप्स उनको मिलते थे और उनको समझ में नहीं आता था कि इन ग्रुप को कौन से वर्ण में रखे। इसलिए इन्होंने क्या कहा, उसे एक अलग जाति बता दिया गया और जाति का कोई नंबर फिक्स नहीं था। जैसे कि निषाद, यानी कि जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, जो लोग ट्राइब्स हुआ करते थे उस टाइम पे, वो उन 4 वर्ण में सेट नहीं आ रहे थे कि उन्हें कौन से वर्ण में रखा जाए। इसलिए क्या कह दिया कि निषाद जो है वो एक जाति है, ये जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है, ये जो फॉरेस्ट में रहने वाली ट्राइब्स है, ये अलग से एक जाति है। या फिर कुछ लोगों का अलग ही एक प्रोफेशन होता था और वो समझ में नहीं आता था ब्राह्मण को कि इनको कहाँ पे रखे, तो उन्हें एक नई जाति बता दिया जाता था। लगभग माना जाता है कि एक जाति में जो लोग होते थे वो क्या होते थे, उनका सेम ऑक्यूपेशन होता था, वो साथ में रहते थे और वो एक जाति है तो कई बारी गिल्ड बना लेते थे, कई बारी श्रेणी बना लेते थे, कई बारी एक साथ मिलके क्राफ्ट प्रोडक्शन भी करते थे और क्या करते थे, कई बारी साथ में पैसों को इन्वेस्ट भी करते थे, क्योंकि माना जाता था कि आमतौर पे सबका एक ही क्या है, ऑक्यूपेशन होगा। एक जाति है तो एक ऑक्यूपेशन भी होगा। और कई बारी वो लोग मिलकर मंदिर वगैरह भी बनाए जाते थे। कई जगह पे सूर्य मंदिर जो है इनका एग्जाम्पल है। ऐसे ही हमको एक स्टोन इंस्क्रिप्शन मिला, कहाँ पर, एमपी में मंडसौर में दासापुरा में हमको मिला, जहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इस मंडसौर को ना पहले दासपुरा कहा जाता था। तो यहाँ पे हमको एक इंस्क्रिप्शन मिला। यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन किसका था, सिल्क वीवर्स का एक गिल्ड था, उनका इंस्क्रिप्शन था कि ये जो सिल्क वीवर्स थे ये क्या थे, ये सब पूरा इन्होंने एक गिल्ड बनाया था और ये सब मिलके लता गुजरात से उठ के कहाँ जाते हैं, एमपी में जाते हैं। एमपी में क्यों जाते हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ के राजा के बारे में बहुत कुछ सुना था, इसलिए वो लोग क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। लता जो कि गुजरात में है वहाँ से उठ के मंडसौर, जिसे पहले दासपुरा कहा जाता था, वहाँ एमपी में चले जाते हैं। तो ये हमें इंस्क्रिप्शन के थ्रू बताया गया है कि पैसे लोग कैसे ट्रैवल किया करते थे पहले लोग, उसके बारे में बताया जा रहा है। और एक गिल्ड के लोग, एक श्रेणी के लोग कैसे एक साथ जाया करते थे वो यहाँ पे बताया जा रहा है। अब ये जो 4 वर्णास थे, हर कोई तो इस 4 वर्ण में नहीं आएगा, तो जो लोग नहीं आते थे उनको ब्राह्मण ज़्यादातर अच्छा नहीं मानते थे। उनको क्या कहते थे कि ये तो मलेच्छा है, ये तो आउटसाइडर है, इसलिए उन्हें उतना अच्छा माना नहीं जाता था। तो ऐसे कौन से लोग थे जो कि इन 4 वर्णास के अलावा थे जिन्हें अच्छा नहीं माना जाता था, तो ऐसे थे फॉरेस्ट ड्वेलर्स। मैंने अभी बताया जो हमारा फॉरेस्ट है, जंगल है, उसमें रहने वाली जो ट्राइब्स है, आदिवासी हैं, वो फॉरेस्ट ड्वेलर्स को बिल्कुल अच्छा नहीं मानते थे, उनको बहुत अनसिविलाइज्ड माना जाता था। तो इन फॉरेस्ट ड्वेलर्स को ब्राह्मण्स बिल्कुल अच्छा नहीं मानते थे। दूसरा, नोमैडिक पेस्ट्रोलिस्ट। नोमैडिक मतलब कि बंजारे, मतलब कि जो लोग यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, सेटल नहीं होते हैं, ऐसे लोग। और पेस्ट्रोलिस्ट क्या, चरवाहे। चरवाहे भी हो सकते हैं और एग्रीकल्चर करने वाले लोग भी हो सकते हैं, जो कि एक जगह नहीं रहते, वो अपने टाइम टू टाइम एक जगह छोड़ के दूसरी जगह, दूसरे से तीसरी जगह जाते रहते हैं। तो वो सेटल्ड एग्रीकल्चर भी नहीं कर सकते कि कहीं एक जगह रुक के खेती बाड़ी भी नहीं कर सकते, हर जगह घूमते रहते हैं, तो कभी किसी लैंड पे खेती की, कभी किसी लैंड पे। तो ऐसे लोगों को भी ब्राह्मण्स अच्छा नहीं मानते थे, क्योंकि ये लोग सेटल्ड नहीं होते थे, ये लोग एक जगह से दूसरी जगह हमेशा घूमते हुए ही रहते थे।
और तीसरे वो लोग थे जो कि संस्कृत भाषा नहीं बोलते थे। ब्राह्मण्स के अकॉर्डिंग संस्कृत भाषा बोली जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ लोग होते थे जिनको संस्कृत शायद नहीं आती थी या फिर वो किसी और रीज़न से संस्कृत नहीं बोलते थे, बाकी उसके अलावा कोई और लैंग्वेज बोलते थे, तो उन लोगों को भी ब्राह्मण्स अच्छा नहीं मानते थे। तो 3 टाइप के लोग थे, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, नोमैडिक पेस्ट्रोलिस्ट और नॉन संस्कृतिक लैंग्वेज बोलने वाले लोग, जिन्हें ब्राह्मण्स आमतौर पे अच्छा नहीं मानते थे। अब कुछ लोग तो ऐसे होते थे जिन्हें ब्राह्मण्स इतना खराब मानते थे या सोसाइटी उन्हें इतना खराब मानती थी कि उन लोगों को इम्प्योर, अनटचेबल्स तक कह दिया गया था। जैसे उनके काम को बहुत गलत माना जाता था कि ये तो बहुत ऐसा काम कर रहे हैं जो कि इम्प्योर है, इनसे अगर हमने कुछ ले लिया या इनकी तरफ देख लिया तो हम क्या हो जाएंगे, पॉल्यूट हो जाएंगे, हम भी इम्प्योर हो जाएंगे। कुछ कामों को बहुत ज़्यादा प्योर बता दिया जाता था, कुछ कामों को बहुत एकदम इम्प्योर बता दिया जाता था, और इस वजह से ये अनटचेबल्स की ऐसी चीज़ों की शुरुआत हुई। हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है चांडाल्स का। चांडाल्स का काम क्या है कि कोई इंसान मर गया है तो क्या करते हैं, उसे एग्जीक्यूट वगैरह करते हैं, यानी कि उसका अंतिम संस्कार वगैरह करते हैं। ये होते हैं चांडाल। तो ये जो चांडाल है, इनके काम को बहुत ख़राब माना गया था, बहुत ज़्यादा ख़राब लोग इनको मानते थे, और इनके लिए तो बहुत सारे रूल्स तक बना दिए गए थे। जैसे मनुस्मृति में इनके लिए क्या रूल है कि आपको विलेज के आउटसाइड, यानी कि गांव से आप बाहर रहोगे, गांव में नहीं रहोगे। जो भी यूटेंसिल, जो भी बर्तन है जिसे सब ने मना कर दिया है, सब ने इसको कह दिया कि ये बेकार है, वही चीज़ आपको यूज़ करनी पड़ेगी। जो इंसान मर गया है उसके कपड़े ही आपको पहनने पड़ेंगे, आयरन के ऑर्नामेंट पहनने पड़ेंगे, और रात को तो कभी भी आप घूमने आ ही नहीं सकते हो गांव में, आपका आना निषेध है, बिल्कुल मना है। और जो इंसान मर गया है उसके फैमिली में अगर कोई नहीं है और वो अकेला इंसान था, तो उसका अंतिम संस्कार कौन करेगा, चांडाल करेंगे। तो ऐसे इनके लिए काफ़ी ज़्यादा रूल्स बना दिए गए थे चांडाल्स के लिए, और इनको बहुत ही अलग नज़रों में देखा जाता था। लोग इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते थे। इनके साथ कई जगह पे डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। तो जैसे कई बार बताया भी जाता है कि इनके लिए क्या था कि लोग इनको देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार ये आते थे तो लोग अपनी आंखें बंद कर लेते थे कि हम इनको देख के पॉल्यूट ना हो जाएं, इम्प्योर ना हो जाएं, इतना इनके साथ खराब व्यवहार किया जाता था। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क फा जियान जब 5th सेंचुरी CE में आए तो उन्होंने देखा, और अपनी जो डायरी थी, जो भी उन्होंने लिखा है, उसमें बताया हुआ है कि यहाँ पर चांडाल्स को क्या करना पड़ता है। चांडाल्स के लिए ये नियम है कि आप जब भी आओ, आपको क्या करना है, ताली बजाते हुए आना होगा। इससे क्या होगा, लोग समझ जाएंगे आपके ताली बजाने से कि आप कोई चांडाल आ रहा है, इसलिए लोग अपनी आंखों को बंद कर लेंगे ताकि चांडाल को देखकर वो अपने आप को इम्प्योर फील ना करें। इसीलिए वो क्या है कि कहा गया है कि चांडाल्स को क्लैप करते हुए आना है ताकि लोग चांडाल को देखें ना। तो इतना ज़्यादा उधर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। फिर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि चाइनीज़ पिलग्रिम्स वैन ज़ैंग जो है 7th सेंचुरी में जब आए तो उन्होंने कहा कि उस टाइम पे ये जो चांडाल्स थे, इनको फोर्स किया जाता था कि आप गांव से बाहर रहो, आप सिटी से बाहर रहो, अंदर मत रहो इनके। तो ऐसा भी इनके साथ किया जाता था। मतलब कहने का मतलब है कि कुछ जो कैटेगरीज थी, कुछ जो लोग थे, उनको एकदम इम्प्योर बताया जाता था, छूत बताया जाता था, उनकी तरफ देखना भी एकदम माना जाता था कि हम उनको देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्योर हो जाएंगे। ऐसे डिस्क्रिमिनेशन किए जाते थे, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल चांडाल्स है जिनके साथ बहुत बुरा किया गया। अब जब पास्ट को पढ़ते हैं ना, तो अक्सर हिस्टोरियंस जो हैं और जो आर्कियोलॉजिस्ट है, ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जब चांडाल्स के साथ इतना बुरा हुआ तो क्या चांडाल्स हर बारी इस रिजेक्शन को या इस रूल्स को एज इट इज़ मान लेते थे, क्या वो भी इसके अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाते थे, प्रोटेस्ट करते थे कि नहीं ये रूल गलत है और हम इसको नहीं मानेंगे। तो इसके बारे में जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो पता लगाने की कोशिश करते हैं। अब जब हम वर्ण सिस्टम के को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, ऐसे है। अब हम देखते हैं कि सोसाइटी में सबसे ज़्यादा कौन अमीर होगा उस टाइम पे, तो हमें लगता है कि राजा अमीर होगा, क्योंकि राजा के पास सबसे ज़्यादा क्या है, इकोनॉमिक रिसोर्स है, सबसे ज़्यादा पैसा है, धन है, वैभव है, बड़ा महल है। तो सबसे ज़्यादा उस टाइम पे अच्छी स्थिति में, सबसे ज़्यादा रॉयल कंडीशन में कौन होगा, तो राजा ही होगा। तो हम तो ऐसा मानते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जिसके पास जितने इकोनॉमिक रिसोर्सेज होंगे
उसके साथ क्या होगा कि उसको सोसाइटी में उतना ही अच्छा पोजीशन मिलेगा, उतना ही अच्छा स्टेटस मिलेगा। राजा के पास कितना धन वैभव है, इसलिए वो राजा है, उसे बहुत बड़ी पोजीशन मिली हुई है। तो हमारा ऐसा मानना है कि जिसका जितना इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर अधिकार होगा उतना ज़्यादा उसका सोसाइटी में स्टेटस अच्छा होगा। जैसे हमें एक जगह पे महाभारत का इंसिडेंट देके बताया गया है कि महाभारत में क्या होता है, एक बारी द्वैत क्रीड़ा होती है जिसमें युधिष्ठिर होता है और यहाँ दूसरी तरफ से दुर्योधन, मामा शकुनी और कर्ण, दुशासन, ये लोग होते हैं और ये लोग गेम खेलते हैं। और उस गेम में क्या होता है कि युधिष्ठिर हार जाता है, सब कुछ हारता है, अपना जो उसको एरिया मिला था इंद्रप्रस्थ वो हारता है, अपने घोड़ों को हारता है, सेना को हारता है, अपने मुकुट को, अपने धन को, अपने वैभव को, अपने भाइयों तक को हार जाता है। और लास्ट में क्या करता है, अपनी जो उनकी एक कॉमन वाइफ थी द्रौपदी, उसे भी हार जाता है, उसे भी लगा देता है पहले जुए में और उसके बाद उसे भी हार जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि पहले कैसा सिस्टम था कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे कितना अधिकार लोगों का बटा हुआ था। जैसे कि बताया हुआ है कि यहाँ पे आप जेंडर वाइज देख लो, विमेन का कोई अधिकार नहीं था। महाभारत के ही इंसिडेंट में जब युधिष्ठिर था उसने सब कुछ स्टेक पे लगाया, तो क्या उसने द्रौपदी से पूछा कि मैं इन चीज़ों को लगाऊं ना लगाऊं? तो इससे क्या पता चलता है कि विमेन के पास कोई अधिकार नहीं था, इकोनॉमिक रिसोर्सेज सिर्फ मेन के पास थे। यहाँ तक कि काफ़ी जगह तो ये मान लिया जाता था कि विमेन भी मेन के अंडर ही आती है। इसी बेसिस पर तो युधिष्ठिर ने भी द्रौपदी को लगा दिया था स्टेक पर। तो ये काफ़ी जगह पे दिखाने की कोशिश की गई है कि विमेन जो है वो मेन के कंट्रोल में आती है, लेकिन ऐसा नहीं था। मनुस्मृति में जैसे एक बताया हुआ है एक रूल कि पैटर्नल ईस्टेट, मान लो कि फादर के पास कोई ज़मीन है, उनकी कोई वेल्थ है, अब उनके बाद उनके बच्चों में वो चीज़ बांटनी है, तो उसमें क्या रूल होता था कि अगर बेटी है तो उसके पास तो कुछ जाएगा ही नहीं, विमेन का तो कोई उसमें लेना देना ही नहीं है, उनका कोई हिस्सा नहीं है। और बाकी अगर उनके लड़कों में जाएगा तो उनके लड़कों में जब वो चीज़ें बटेगी, चाहे वो प्रॉपर्टी हो चाहे वो वेल्थ हो, तो उसमें क्या बटा जाएगा कि जो सबसे बड़ा लड़का होगा उसके लिए एक स्पेशल शेयर होगा, उसको थोड़ा ज़्यादा हिस्सा मिलेगा और उसके जो बेटे हैं उनके मुकाबले में। तो ऐसे उस टाइम पे बंटवारा किया जाता था, ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे सबका अधिकार बताया जाता था। विमेन के पास कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे ऐसा हक नहीं होता था। हाँ, उनके पास क्या होता था, स्त्री धन होता था। शादी के टाइम पे उनको जो कुछ मिला उसको स्त्री धन कहते हैं, वो विमेन अपने पास रख सकती है और वो क्या कर सकती है, अपने आने बच्चों को दे सकती है, उस पर उसके हस्बैंड का कोई अधिकार नहीं होता है। लेकिन वहीं पर क्या बताया गया है कि एक रूल भी ये भी बताया गया है कि अगर हस्बैंड नहीं चाहता कि उसकी वाइफ उसके अगेंस्ट कुछ भी रखे तो वाइफ नहीं रख सकती, यानी कि एक हस्बैंड का अधिकार है, हस्बैंड के आज्ञा के बिना, बिना परमिशन के विमेन अपने पास कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं रख सकती। तो ये दो टाइप के रूल थे जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। वैसे कुछ विमेन के पास में ना राइट्स होते थे, जैसे आपको प्रभावती गुप्ता के बारे में याद होगा, वो रानी थी, उन्होंने क्या है, लैंड भी दान में दे दी है, तो उनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे क्या थे, एक्सेस था, अधिकार था। लेकिन वो एक एक्सेप्शन है, हमें प्रभावती गुप्ता जैसे कितने एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, बहुत कम होंगे, बहुत रेयर होंगे, तो वो सिर्फ एक एक्सेप्शन है। अगर हम मान ले तो कुछ अपर कास्ट विमेन के पास में ऐसे राइट्स हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर के पास नहीं थे। इसलिए हम मानते हैं कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज में क्या था, थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन चलता था जेंडर वाइज, कि मेन के पास ज़्यादा अधिकार थे और विमेन के पास नहीं थे। फिर अगला टॉपिक आता है वर्नास एंड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। देखो, वर्ण के अकॉर्डिंग ऑक्यूपेशन तक सेट कर दिए गए, लेकिन वर्ण के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे ज़्यादा कौन होगा वेल्थी सोसाइटी में, तो सबसे पहले तो ब्राह्मण, राजा, क्षत्रिय, ये सब तो लोग बहुत ज़्यादा क्या होने चाहिए, अमीर होने चाहिए। सबसे अच्छी स्टेट, सबसे अच्छी कंडीशन तो इन लोगों की होनी चाहिए, क्योंकि वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग ही क्या की गई है, सबको उनकी ऑक्यूपेशन दी गई है। तो इस हिसाब से तो सबका मानना यही होगा ना कि सबसे अच्छी कंडीशन में कौन होगा, राजा होगा या फिर ब्राह्मण्स होंगे, उनसे थोड़े कम में व्यापारी यानी कि वैश्य वगैरह होंगे, और उनसे भी सबसे कम, जब सबसे खराब किसी की स्थिति होगी तो शूद्र की होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, काफ़ी जगह पे हमको ऐसे भी इंसिडेंट देखने को मिले हैं जहाँ पर हमें ये एविडेंस देखने को मिले हैं कि कई जगह पे आपने देखा होगा कि ब्राह्मण्स भी गरीब हैं, उनके भी आपको एविडेंसेस देखने को मिले हैं। आपने ऐसी कहानियाँ पढ़ी होंगी
जहाँ पर आपने देखा होगा कि ब्राह्मण क्या थे, गरीब थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपने महाभारत देखी होगी तो आपको पता होगा कि श्री कृष्ण के एक दोस्त थे सुदामा, तो वो क्या थे, वो भी तो ब्राह्मण थे, लेकिन उनके बारे में क्या दिखाया गया कि वो इतने गरीब थे कि कई बारी उनके पास खाने तक के लिए नहीं रहता था। तो ऐसा नहीं है कि वर्ण सिस्टम है उसमें कैटेगरीज बता दी गई हैं, तो उस कैटेगरीज के अकॉर्डिंग, उस ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग ब्राह्मण हमेशा अच्छे कंडीशन में थे, ऐसा नहीं था। सोसाइटी में कई बारी उनकी भी दयनीय स्थिति होती थी, इसके बारे में भी एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। और सबसे आखिर में बताया जाता है कि पहले जो लोगों के पास में अच्छा खासा वेल्थ होता था, अच्छी खासी उनके पास में इकोनॉमिक रिसोर्सेज होती थी, उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता था कि आप लोगों की भलाई के लिए इसे बांटो, इसे अपने पास जमा करके मत रखो। इसलिए जो जेनरस राजा होते थे या फिर जो दान पुण्य करने वाले राजा होते थे, उन्हें बहुत ही अच्छा माना जाता था सोसाइटी में। जैसे एंशियंट तमिल अक्कम की बात बताई गई है, तमिल संगम टेक्स्ट के बारे में बताया गया है, तो उसमें क्या बताया गया है कि डिफरेंसेस होते थे रिच और पुअर के बीच में, जो अमीर है गरीब लोग हैं इनके बीच में जाहिर सी बात है डिफरेंसेस होते थे। इसलिए जिन लोगों के पास में रिसोर्सेज होते थे उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता था कि आप इसे शेयर करो और गरीब लोगों की भलाई करो, इसे अपने पास एक तरीके से पकड़ कर मत बैठ जाओ। ऐसी लोगों से, ऐसे जो लोग जिनके पास इकोनॉमिक रिसोर्स थे, उनसे उम्मीद लगाई जाती थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के बचे हुए टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल अभ्यास को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी का फ्री कंटेंट मिलेगा, तो आप वहाँ जाकर हिंदी और इंग्लिश आसानी से पढ़ सकते हैं, इजी वे में पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।